नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा और मेरे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार सिंह, मेरे साथ मौजूद है शिखा। और जैसा कि आपको पता है कि दिन की शुरुआत किसके साथ होती है? दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है, गर्मा गर्म चाय के साथ होती है। और उसके बाद फिर आदमी अखबारों के पन्ने पलटता है। आपने देखा होगा देश दुनिया में या तमाम पार्क पे या तमाम लोग जो जाते हैं घूमने, वो पार्क पर बैठते हैं तो वहां पर टपरी पे गर्मा गर्म चाय होती है। यहां पर भी टपरी पे गर्मा गर्म चाय है। तो हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन गर्मा गर्म चाय के साथ चर्चा करेंगे। हम आपको देश दुनिया की खबरें भी दिखाएंगे, वो खबरें आपको बताएंगे जो चाय के साथ होगी, गरम चर्चा के साथ होगी, और देश के राजनीतिक मिजाज को भी समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि आज के दिन किस खबर में कितना उबाल है और उस उबाल के बीच किस राजनेता के चेहरे पर गर्मा गर्म तलखियां मौजूद हैं। कौन सा राजनेता है जिसका बिल्कुल बल्ब बुझ चुका है क्योंकि टिकट की घोषणा होने वाली है। गठबंधन करीब करीब तय हो चुका है। सीट कितने होंगे, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त किस राजनीतिक पार्टी के चाय की टपरी पर सबसे ज्यादा उबाल आ रहा है? राकेश जी, चिराग पासवान 29 सीटों के साथ चाय उबल रही है। सारे कार्यकर्ता चर्चा कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, चिराग जो हैं सबसे लाभान्वित और चेहरे पर सबसे लालिमा जो है उन्हीं पर दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 40 सीटों को लेकर उन्होंने दावा ठोक दिया था कि भाई 40 सीटें हमको चाहिए। आपने देखे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को 4 बार जाना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर बुझी हुई है, चेहरा बुझी हुई है। साथ ही साथ मांझी, जीतन राम मांझी, वो भी अंदर से काफ़ी दुखी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री को छोड़ेंगे नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को जो है एक्स पर पोस्ट करना पड़ा, अपने समर्थकों के नाम पत्र लिखना पड़ा कि देखिए भाई, मैं तो चाहता था कि अधिक से अधिक सीट मिले, लेकिन नहीं कर पाया, तो आज कई घरों में आज खाना भी नहीं बने। तो ये साफ तौर पे समझ सकते हैं कि मांझी और कुशवाहा कैंप में ये जो है कहीं ना कहीं जो उथल पुथल है। जानते क्या हुआ? पता है आपको क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि जो चाय बन रही थी, चिराग पासवान के यहाँ जो चाय बन रही थी, उसमें अदरक भी था, उसमें मसाला भी था, उसमें काली पत्ती भी थी, उसमें काली मिर्च भी थी। तो वो इतनी जोरदार चाय थी कि जब नित्यानंद राय पीने गए ना, तो शिखा उनको समझ में आ गया कि यहाँ बात बन नहीं पाएगी। इसलिए प्रदीप, अदरक जरा जोर का डालना, क्योंकि दर्शकों को हम इस वक्त एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद फिर चाय के साथ जोरदार चर्चा होगी। एनडीए में सीटों का पेच सुलझा, महागठबंधन में क्यों उलझा? दिल्ली में महागठबंधन का मंथन, दलों की अपनी जिद, अपना मन। एनडीए का सीटों का ऐलान, महागठबंधन में कब तक घमासान? काफी जद्दोजहद के बाद आखिर एनडीए में बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग फाइनल हो गया। चिराग, मांझी, कुशवाहा की थोड़ी बहुत नाराजगी की बात सामने आई थी, लेकिन समय रहते गठबंधन में वाकई सब कुछ सकारात्मक रहा, जैसा कि कहा भी जा रहा था। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई है। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। चर्चा थी कि जीतन राम मांझी शायद नाराज हो जाएं, क्योंकि वो कम से कम 15 सीट चाह रहे थे, लेकिन ऐलान के बाद उन्होंने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अब एनडीए में बारी है उम्मीदवारों की सूची की। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है।
और यह सूची जल्द सामने आने की उम्मीद है। महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन होना है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कल लालू तेजस्वी की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक होगी। लालू और तेजस्वी यादव के पटना से दिल्ली जाने के दौरान फ्लाइट के अंदर की तस्वीर सामने आई। फ्लाइट में तेजस्वी के साथ कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह बैठे थे। फ्लाइट में तेजस्वी और अखिलेश गंभीर बातचीत करते नजर आए। दिल्ली आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट ने बुलाया है, इसलिए हम लोग आए हैं। सीट शेयरिंग और राहुल गांधी से मुलाकात से जुड़े सवाल को टालते हुए कहा कि दिल्ली आने का मकसद कोर्ट में पेश होना है। मकसद है, केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए हैं। इससे पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर लालू प्रसाद ने कहा कि बातचीत चल रही है। इस बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है। सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं। दिल्ली जाकर सही डॉक्टर के पास सही इलाज हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। इधर पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। क्या वे किसी गठबंधन में शामिल होंगे, इस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 17 अक्टूबर तक का समय है, हम परसों तक सब कुछ बता देंगे। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा पर कहा कि आज इनका हुआ है तो कल हमारा होगा। इसमें क्या दिक्कत है? इसी के लिए जा रहे हैं और इन्हीं चीजों का भी इंतजार हो रहा था। वहाँ रस्साकशी चल रही थी, हमारे रस्साकशी तो पहले से भी नहीं थी। कल फाइनल बैठक हो जाएगी, चीजें तय हो जाएंगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने आरजेडी के 50 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है और कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी है। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला कीजिए, नहीं तो कांग्रेस पहले चरण को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। इधर आरजेडी 130 से 138 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि गठबंधन में उसका जनाधार सबसे बड़ा है, इसलिए टिकटों का बंटवारा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। उधर पशुपति पारस की पार्टी के साथ भी आरजेडी की बातचीत अटक गई है। पारस 8 सीटों की मांग पर अड़े हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी पार्टी का विलय करने का ऑफर दिया है। इसके बाद पारस की पार्टी ने आपात बैठक भी बुलाई। लेफ्ट दलों के साथ भी समीकरण मुश्किल दिख रहा है। सीपीआई-एमएल 30 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन तेजस्वी 22 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। सीपीआई 24 सीटों की लिस्ट लेकर आई है, मगर आरजेडी केवल 7 सीटें छोड़ने पर अड़ी है। इसी तरह सीपीएम 10 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन तेजस्वी 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। वहीं मुकेश सहनी 30 सीटों की चाह रखते हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें केवल 18 सीटें देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जैसा कि देख रहे हैं आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, तो हम जैसे आज समाज पढ़ रहे हैं, संडे गार्डियन पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, उसमें आज के जो अखबार की सुर्खियां, एक तो
जो तालिबान को लेकर जो गाजा पीस समिट है उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को एक नया आकार देने जा रहा है, उसका जिक्र किया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के कुछ महानुभाव हैं, कुछ बड़े नेता हैं जो किसी और को नहीं बल्कि अपने कांग्रेस को ही डेंट पहुंचाते हैं। चिदम्बरम साहब का एक और बयान आ गया जो कांग्रेस की परेशानी पैदा कर सकता है। अत्यधिक गरीबी को लेकर केरल बाहर निकला है, ये भी आज समाज की हेडलाइन है। और अफगान में जिस तरीके से पाकिस्तान अफगान के बीच तनाव चल रहा है, एयर स्ट्राइक को लेकर यह तनाव शुरू हुआ जिसमें अफगान ने दावा किया कि हमने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार दिया है, कई सारी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। उधर पाकिस्तान भी दावा कर रहा है। लेकिन शिखा, जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मैं देख रहा हूं वो एनडीए गठबंधन की देख रहा हूं, सीट शेयरिंग की देख रहा हूं। एनडीए ने साफ कर दिया है कि भाई ये हमारा चिट्ठा है जिसमें हमने किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें दे दी हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस है, ये जो महागठबंधन है, गठबंधन के आगे महा तो लिखा हुआ है लेकिन महा जैसा हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? देखिए, दरअसल कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, किसी चीज़ में कम रहते हैं, किसी में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। चाय में 4-5 रहते हैं तो जब हम कोई अच्छा पालक पनीर बनाने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे रहते हैं। तो महागठबंधन में जब 8 पार्टियां हैं और आप देख रहे हैं कि 7 के बीच में जो खींचतान है चल रही है, अब 8वीं एक पार्टी है वो भी कुछ ना कुछ चाहेगी। तो देखिए, जब बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स किसी भी खाने की चीज़ में होंगे तो खींचतान तो रहेगी। वही हमें महागठबंधन में दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं फिलहाल जो मैन ऑफ द मोमेंट बने हुए हैं वो बने हुए हैं वीआईपी के मुकेश साहनी, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो शुरुआत तो हुई थी 40 से, उसके बाद 35 पे आई और अब 30 पर जाकर अटक चुकी है। लेकिन मांजरा सब ये फंसता है कि कुछ ऐसी सीटें वो मांग रहे हैं जो दरअसल जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े एलाइज हैं, उनके भी खेमे में ऑलरेडी हैं, तो उनको वो कैसे दी जाए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप जनाधार तो दिखाएं। सबसे बड़ा सवाल जो आरजेडी कांग्रेस पूछ रही है, खास करके कांग्रेस इससे बड़ी परेशान है। सबसे ज्यादा प्रेशर में फिलहाल जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि वीआईपी को जो है 30 सीटें नहीं जानी चाहिए क्योंकि इतना जनाधार नहीं। और ये बात पिछले हम चुनावों में देख चुके हैं, 2020 में भी देख चुके हैं कि वो कितना उनका परफॉर्मेंस था। 4 उनकी सीटें आई थी, उसमें से भी 3 आपको याद है, एक उनके एमएलए की जो है मौत हो गई थी दुर्घटनावश। 3 जो उनके एमएलए थे वो भाजपा चले गए थे। मुकेश साहनी हार गए थे, बिल्कुल ठीक बात है, मुकेश साहनी हार गए थे, जो सच्चाई है। मुकेश साहनी हार गए और 3 उनके जो एमएलए हैं वो जीत गए और वो जाके भाजपा में चले गए। तो अब उनको ऐसी स्थिति में कैसे 30 सीटें दे दी जाएं? जनाधार भी दिखाइए। उनको ये सवाल पूछा गया है कि आप अपना जनाधार तो दिखाएं, क्या आप जो सीटें डिमांड कर रहे हैं क्या आप उसके लिए हकदार हैं, क्या आप उन्हें जीतने का मादा रखते हैं? अगर लेकिन उन्होंने कहा जब एयरपोर्ट में प्रश्न पूछा गया जब पत्रकारों ने, तो बोला कि सभी डॉक्टर दिल्ली हैं, तो दिल्ली अभी डॉक्टर दिल्ली हैं, इनको क्या इलाज की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं हो कि इलाज में डॉक्टर तो दिल्ली चले गए, ऐसा नहीं हो कि मरीज जो है फड़फड़ा के मर जाए वहां पर, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसको जरूरत है इंजेक्शन लगाने की। अब यहां देखिए, सबसे बड़ी जो बात है यहां पर यही होता है राजनीति का खेल। जो समझदार लोग होते हैं ना, आप बड़ी राजनीतिक पार्टी, निश्चित तौर पर कांग्रेस देश की एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी देश की उससे भी बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी या कांग्रेस कोई भी राजनीतिक बड़ी पार्टी जब क्षेत्रीय में जाती है, आप चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर तमाम ऐसे राज्य जहां पर छोटी पार्टियों का प्रभाव है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, या आप फिर केरल में चले जाइए, केरल में की ऐसी स्थिति है, तो वहां पर राजनीतिक जो बड़ी पार्टियां वो स्वाभाविक तौर पर छोटी हो जाती हैं और उनको अपना दिल जो है वो बड़ा रखना चाहिए। अगर चाहते, आप कल्पना कीजिए, चिराग पासवान ने, राकेश जी, जिसका जिक्र कर रहे हैं, 100% स्ट्राइक रेट का जिक्र किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 6 सीटें मिली और वो 6 की 6 सीट जीत गए। किसके भरोसे जीते भाई? बीजेपी के भरोसे जीते, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे जीते। लेकिन अब आप वो क्लेम कर रहे हैं, बावजूद इसके बीजेपी जानती थी, क्योंकि पिछला जो चुनाव था चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर लड़े थे, नीतीश कुमार से नाराज होकर, तो वो खुद नहीं जीत पाए थे। एक सीट वो भी जो है जेडीयू में चले गए भाई, एक सीट, एक जो एमएलए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बीजेपी को महसूस करा दिया था कि आपकी मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे कोई नाराजगी नहीं रखता हूं, लेकिन मैं चचा को सबक सिखा के रहूंगा और मैं जेडीयू को सबक सिखा के रहूंगा। उन्होंने इतने कैंडिडेट जेडीयू के हरवाए,
कि जो नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं वो नीतीश कुमार जमीन पर आ गए, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, बड़ा चेहरा होने के बावजूद ही इस चीज को समझ रही है, अपने नुकसान को समझ रही है और वो चाहती है कि ठीक है, बबुआ हैं, युवा हैं, जोशीले हैं, बॉलीवुड से आए हैं, गरम खून हैं, गरम चाय के साथ, इसलिए अभी बात को समझा जाए, नुकसान नहीं उठाना है, क्योंकि अभी बिहार बहुत बड़े संकेत देने जा रहा है। इसलिए बीजेपी मान गई और नीतीश को भी मना लिया कि ठीक है भाई 29 सीटें देके खत्म कर। सही कहा मनोज जी, क्योंकि जिस तरह से चिराग अपनी मांग को लेकर 40 सीटों से ज़्यादा उनको बातों पर अड़े हुए थे, उससे बीजेपी पूरी तौर पर वाकिफ थी। बीजेपी की रणनीति जो थी कि आखिरकार जो एलाइज में किसे सबसे दिक्कत हो सकती है वो पता थी। धर्मेंद्र प्रधान से जब मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे उन्हें दबी जुबान से बोला, कहा कि देखिए प्लान बी तैयार था। तो प्लान बी क्या था? वो जानते थे कि अगर कोई परेशानी जो एनडीए में खड़ा कर सकता है वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान जो है अपने अगर कोई मंत्री उनके घर पर पहुंच रहा है और उनके प्रदेश का जो अध्यक्ष रहा है बीजेपी का, वो भाई साहब घर पर थे ही नहीं चिराग, वो माता जी से मिल के चले आए। तो ये चिराग ही जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से तोल मोल करना है और उसमें उन्होंने तोल मोल अच्छा कर लिया और मान भी लिया। का प्रदीप बाबू का खौलाते रहोगे या चाय वाय पिलवाओगे? अरे कब पिलवाओगे? बना के रखिएगा, तब तक हम जा रहे हैं अपने संवाददाताओं के पास, जरा रिपोर्टर भी से पूछ लें वहां कितना उबाल है। तो चलिए मैं अपने संवाददाताओं के पास आपको लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं और बड़ी खबर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी खबर यह है, इसको आप देखिए कि बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से इसलिए मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि भैया गठबंधन तय हो चुका है, एनडीए का सीटें तय हो चुकी हैं, कौन कितना मिलने जा रहा है और कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि 78 सीटों पर हम अगले 48 घंटे में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। हमसे मत कहिएगा कि ये आपने क्या कर दिया, जो कुछ करना है जल्दी करो वरना रायता फैल जाएगा, और रायता फैलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहीं पर सबसे बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं नहीं हैं, नामांकन शुरुआत हो चुके हैं, नामांकन आप भर नहीं पा रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की आज बैठक होने वाली है, दोनों मुलाकात करने वाले, और मुझे लगता है कि गठबंधन को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। इस बीच हम सीधे चलते हैं इसी खबर पर बात करने के लिए। पटना में हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मौजूद है। शैलेंद्र, चाय पर चर्चा तो हम दिल्ली कर रहे हैं, लेकिन कितना उबाल पटना में दिखाई दे रहा है? मोतिहारी में, पटना में, बिहार में ही उबाल है। पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं यहाँ पे किस तरह से लोग हैं। और देखिए ये चाय की दुकान है और हरी जी की चाय की दुकान है, और यहीं से हम आपको दिखाते हैं, सियासी पारा दिखाते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। युवा हैं हमारे साथ, चाय पी रहे हैं, नींबू वाली चाय आप पी रहे हैं, बताइए जी। अच्छा, क्या है, क्या मिजाज है यहाँ का? सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद कि आप आए हैं इतनी सुबह और हम लोग का यहाँ पे मंतव्य ले रहे हैं। देखिए यहाँ के विधायक जी जो है टोटली फ्लॉप हैं, कोई काम वैसा किए नहीं है। आपके सामने एक सूखा हुआ पेड़ आपको दिख रहा होगा, कैमरामैन को हम बोलेंगे दिखाइए। 2019 में जल जीवन हरियाली बिहार सरकार के द्वारा आया था, लेकिन उसका जीता जाता उदाहरण यही है। हाँ है बिल्कुल, यहाँ की जनता यहाँ के स्थानीय विधायक से त्रस्त है। स्थानीय विधायक से त्रस्त है, जनता स्थानीय विधायक से त्रस्त है जी। जनता स्थानीय विधायक से त्रस्त है। मैं तो त्रस्त हूँ। आप भी त्रस्त हैं? आप भी त्रस्त हैं? जी नहीं, मैं नहीं त्रस्त हूँ। क्या कहेंगे? कहेंगे 2025 फिर से नीतीश। अच्छा, फिर से नीतीश आप कह रहे हैं, आप त्रस्त हैं कि नहीं? नहीं, जितना काम किया, जितना सरल सुलभ है, नहीं सरल सुलभ है और कुछ नहीं है। कोई अपराध है, सरल सुलभ है विधायक जी। क्या विधायक जी सरल और सुलभ बस वही है, इसके आगे और पीछे कुछ नहीं है। अच्छा, महागठबंधन का पेच सुलझ नहीं रहा है, गड़बड़ा रहा है, सब सुलझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब सुलझता हुआ दिख रहा है चीजें। हाँ, ठीक से हो रहा है यहाँ तो, विकास होबे किया है, सब ठीक है। थोड़ा बहुत कमी रहता है तो लोग तो कहबे ना करेगा। अच्छा, लोग तो कहेगा ही, लोग कहता है कि कुछ काम भी होगा। क्या
मतलब कोई यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे कुछ काम हो पाया है कि बस ऐसे ही चीजें? यहाँ तक काम दिख रहा है नगर निगम का। अच्छा, नगर निगम का काम? जी, बहुत काम विधायक दिख जी रहा का है। काम नहीं? विधायक जी का काम तो सारे लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है आपको लगता है? जो होना चाहिए तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ? आपको लगता है कि काम हुआ है? होता है थोड़ा, लेकिन फायदा कम होता है। फायदा कम होता? फायदा कम है? बहुत सा काम हुआ है मोतिहारी में, जितना काम हुआ है उतना कोनो विधानसभा में नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं नगर निगम का सब? ना सब विधायक जी भी काम किए हैं। प्रमोद जी कहे का मतलब है कि उतना अच्छा विधायक कोई नहीं है 12 विधानसभा में। विधायक जी के समय में कहाँ काम होता था? विधायक जी तो कठपुतली है, विधायक है कहाँ अभी मोतिहारी में? मोतिहारी विधानसभा विधवा है, मोतिहारी विधानसभा विधवा है, विधायक जी है कहाँ? विधायक जी नहीं है? विधायक जी नहीं है? विधायक जी एकदम मरता विधायक है। अच्छा, मरता विधायक। आप क्या कहेंगे? अब इस बार मोतिहारी जनता मूड बना रखी कि बदलाव करना है। इस बार बदलाव कर देना, बदलाव करना है, बदलाव कर देना, आशीर्वाद बदलाव कर देना। अरे सर, आप बताइए जनसुराज कुछ कर पाएगा कि नहीं? अब तो ये एकमात्र जनसुराज ही विकल्प बचा है। ये जो करना होगा यही करेगा। हम लोगों को 75 में नारा सुना था कि बिहार गुजरात बनेगा, चंपारण शुरुआत करेगा। चंपारण शुरुआत कर देगा? डॉक्टर साहब, चंपारण ही शुरुआत करेगा कि क्या और कोई करेगा? यहाँ पे शुरुआत शायद संभव नहीं हो, क्योंकि यहाँ के जो प्रगति है, जो काम देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि लोग फिर से लेके आएंगे, फिर से लेके आएंगे विधायक। आपने सुन लिया मोतिहारी के लोग विधायक को लेकर क्या कह रहे हैं, वहां के काम को लेकर क्या कह रहे हैं, विकास को लेकर क्या कह रहे हैं। शैलेंद्र लगातार लोगों को चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आपने एक चीज नहीं देखी। ये जो चाय की टपरी है, इस टपरी के पीछे गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, और वो गांधी जी के 3 बंदर संकेत भी दे रहे हैं कि जनाब अभी कुछ मत बोलो, चुनाव है। लोग जो कह रहे हैं उसको सुन लो, कुछ अपनी तरफ से सुनो ही मत, क्योंकि हर आदमी बहुत कुछ कहेगा। ये नेताओं के लिए संकेत है। और विकास हुआ है कि नहीं हुआ है मत देखो, आंखों पे रख लो। नेताओं की स्थिति गांधी जी के 3 बंदर की तरह है। लेकिन दिल्ली की स्थिति क्या है, दिल्ली की गर्माहट क्या है? संजय शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। संजय, कुछ बताओगे क्या है? देखिए, सभी को आश्चर्य इस बात का हो रहा होगा कि चिराग पासवान को 29 सीटें कैसे मिल गई। तो इसके पीछे काफ़ी चीज़ें आपको देखना होगी कि चिराग पासवान को अलग से देखना बंद करें, क्योंकि चिराग पासवान को आप बीजेपी की बी टीम मान सकते हैं। पिछले चुनाव में आपने अगर देखा होगा विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने बीजेपी के कहने पर ही लगभग 85 सीटों पर जेडीयू के सामने प्रत्याशी खड़े किए थे। उसके बावजूद अगर जेडीयू 44-45 सीटें जीत गई तो बहुत बड़ी बात थी है। बीजेपी के सामने उनका कोई एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ था। तो इसके पीछे माना जाता है कि ये कोई बीजेपी की रणनीति थी, जिसकी वजह से जेडीयू की सीटें कम आए, जेडीयू उनके हाथ में आए, कब्जे में आए। तो वो एक रणनीति को जो कारगर जो साबित किया था, उसके पीछे चिराग पासवान थे। चिराग पासवान ने बीजेपी की मदद की थी। अभी भी जब 29 सीटें जब चिराग पासवान को मिली, तो कहा जा रहा है कि 4 से 5 बीजेपी ने अपने कैंडिडेट चिराग पासवान की पार्टी से उतारे, जो बीजेपी हमेशा करती रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने किया था, शिवसेना से बीजेपी ने अपने 3 से 4 कैंडिडेट उतारे थे। तो बीजेपी हमेशा इस तरीके के प्रयोग करती रहती है। अभी भी चिराग पासवान के अगर आप नंबर देखेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं, 29 नंबर। सभी को सरप्राइज एलिमेंट लग रहा है, लेकिन 4 से 5 कैंडिडेट उसमें भी बीजेपी के हैं। तो चिराग पासवान एक तरह से आप कह सकते हैं बीजेपी के भरोसेमंद है, ज़्यादा भरोसेमंद है, और बीजेपी की बी टीम उनको माना जाता। दूसरी बात है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों की नाराजगी, यहाँ दोनों काफ़ी व्यतीत हैं। इसमें हम पार्टी की जीतन राम मांझी को ज़्यादा सीटें मिल सकती थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से कहा था कि हम एनडीए में सबसे छोटी पार्टी दिखना नहीं चाहते, आप हमको सबसे छोटी सबसे कम सीटें मत दीजिए, या तो आप हमको किसी के बराबर कर दीजिए। तो अमित शाह ने 8 सीटें मांझी को देने की बजाय 6 सीटें इनको करके और चिराग पासवान की सीटें बढ़ा दी। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आप पढ़ेंगे इसमें, तो बीजेपी और जेडीयू अब कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है बिहार में। अब दोनों बराबर भाग के भाई हो चुके हैं, दोनों 101 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो ये कई सारे बड़े संदेश हैं। कल जिस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, और आज 4 बजे पटना में इसका ऐलान भी होगा, सीट शेयरिंग का ऐलान करेंगे। इसमें एनडीए के सभी तमाम पार्टियों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे जब ऐलान होगा। इसके बाद में कोशिश ये भी की जा रही है कि सभी पार्टियों के कैंडिडेटों की घोषणा भी एनडीए की तरफ से एक साथ की जाए, ताकि एकजुटता का संदेश बिहार में जाए। बिल्कुल आपने सही कहा संजय, आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और जो चिराग पासवान का जो सबसे सकारात्मक और पॉजिटिव मैसेज ये है कि वो बिहार के चार्मिंग फेस हैं,
वो युवाओं को प्रभावित करने वाले चेहरे हैं, क्योंकि अगर आरजेडी में देखा जाए तो तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है जो बिहार की नब्ज को बहुत अच्छी तरह पकड़ता भी है, जानता भी है और समझता भी है। अब बीजेपी के पास वैसा कोई चेहरा नहीं है और इसके साथ साथ जेडीयू के पास वैसा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन चिराग पासवान एक चार्मिंग फेस है, एक युवा फेस है। वो युवाओं को प्रभावित करते हैं, जहां पर जाते हैं वो युवाओं को आकर्षित करते हैं। बॉलीवुड से सफर शुरू हुआ, राजनीति में आता, बहुत मजे हुए खिलाड़ी के तौर पर अपना सफर तय कर रहे हैं। तो आपने जो कहा ना कि बीजेपी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती है, वो एकदम सही है और वो उनका ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि वो जेडीयू पर या चचा पर भरोसा बहुत ज्यादा करती नहीं है। चचा एक बार गच्चा दे चुके हैं, लेकिन कारण क्या है, मजबूरी क्या है? ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि मजबूरी क्या है बड़ी राजनीतिक पार्टियों की छोटे दल के सामने। आप देखिए सत्ता का जो किंग मेकर छोटे दल क्यों हैं? क्योंकि छोटे दल भले ही अकेले हैं, चुनाव लड़कर आपको सीटें नहीं जीत सकते, लेकिन आपको निपटा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। आधार बोर्ड के किसी भी गठबंधन, बड़े गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे, एक सीट एलजेपी को मिली, लेकिन उन्होंने रायता फैला दिया, समेट दिया और चचा को यानी नीतीश कुमार को वो जमीन पर ले आए। 71 से 43 सीटों पर पहुंचा दिया उन्होंने और एनडीए महागठबंधन के बीच 12,000 का अंतर रहा। 11 सीटों पर जीत का हार एक 1,000 से कम रहा, यानी कि यह नुकसान किसी और ने नहीं बल्कि यह नुकसान पहुंचाया किसने? चिराग पासवान ने 52 सीटों पर नुकसान पहुंचाया और एलजेपी ने 18 सीटों पर जेडीयू को निपटाया। तो यह एक मजबूरी है एलजेपी की, यह बड़ा है। सीधे हम राघवेंद्र चलते हैं, पटना में हमारे पास मौजूद हैं। राघवेंद्र, बिहार में घूम घूम कर चाय पीकर मिजाज तो समझ रहे हो, लेकिन जो चाय की टपरी है जरा उसका मिजाज भी समझा दो। बिल्कुल, देखिए एक कुल्हड़ सजा हुआ है और चाय निकालने की तैयारी है। ठीक उसी तरीके से राजनीति भी है, राजनीति भी सजी हुई है, कुर्सियां लगी हैं, लेकिन किसको कुर्सी मिलेगी सवाल यही है और जनता यही पूछ रही है। जनता सही जरा समझते हैं क्या भाई साहब? चुनावी रंग में तो बिहार रंग चुका है, लेकिन इधर सीट बंटवारा महागठबंधन नहीं हो रहा है। बिहार इस बार क्या चाहता है? विकास चाहता है और जो विकास करेंगे वो जीतेंगे, जो विकास करेंगे वो जीतेंगे। और जो डेवलपमेंट किए हैं, जो एनडीए सरकार है वही सही है अभी। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। नहीं वैसा नहीं लगता, हमको नहीं लगता है। इनको नहीं लगता है। देखिए चाय का मजा तब तक नहीं है जब तक चीनी रोक के, चाय पत्ती ठोक के और दूध झोंक के ना हो। तो चाय का मिजाज समझते हैं। देखिए चाय पी रहे हैं यहाँ कुछ लोग और इनसे राजनीतिक रंग समझते हैं कि आखिर चाय वैसे ही बनी है जैसे राजनीति है। क्या भाई साहब, क्या माहौल है? माहौल राजनीति का देखते रहिए, जो वहाँ पटना दिल्ली में जो हो रहा है माहौल बदल रहा है। दिल्ली में तो लोग कह रहे हैं कि इलाज चल रहा है, सहनी साहब कह रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर वही है, इलाज कराने जा रहे हैं, थोड़ा महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है। देखिए राजनीति का असर बहुत गिरावट पर है, कब को कहाँ भटक जाएगा चल जाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। भटकने वाले हैं क्या? कोई भी भटक सकता है, कहीं जा सकता है, कोई भी जा सकता है, खुला आजादी है। जनता नहीं जाता है, लेकिन नेता पार्टी के लिए उसके लोकतंत्र में आजादी है जाना। हाँ। तो सब दिन आपके साथ प्रचार किए और अब भटकने वाले हैं। इस बार 2025 में चाय की कुछ और मजा चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस बार 2025 में फिजा ही कुछ और बदलेगा। अभी बिहार में तीसरा मोर्चा बनने जा रहे हैं, जिसमें ओवैसी साहब के पार्टी की नेतृत्व करेंगे। उसमें रहेंगे आपके चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और छोटा दल 3-4 ठो। अभी आज परेश तीसरा मोर्चा तो कह रहे हैं जनसुराज है, प्रशांत किशोर खुद को कह रहे हैं। नहीं, वो तो पता चल जाएगा। हम अपना दम पे 2020 में 5 सीट जब ओवैसी साहब ला सकते हैं तो तीसरा मोर्चा का अधिकार बिहार में ओवैसी साहब को नेतृत्व देखने को मौका मिलेगा, मुझे उम्मीद लग रहा है। अब बस एक आध दिन में और विकल्प बुझाएगा। क्या भाई साहब, कौन रंग में रंगा है बिहार? बिहार तो मैंने अब तो उनका तो बातें छोड़ दीजिए, अब तो अब दूसरे मैंने रंग में मैंने रंगा रहा है लोग। हाँ, आप लोग काहे माहौल बदल दिए हैं क्या? बदल नेता लोग का ऐसी है, तो हम लोग मैंने अब नेता का उतना अब बनुआ मजदूर हम लोग थोड़े हैं। नेता बदल सकता है तो कार्यकर्ता जनता क्यों नहीं बदलेगा? वो भी आजाद है, फ्री है, लोकतंत्र में सबको आजादी है। हमारा सीटवा नहीं बटा, उससे पहले ही आप लोग पाला बदल लिए हैं। सब लोग जान रहा है कि अंदर अंदर तालमेल के कल कार्यकर्ता को रोक के धोखा चकमा दिया जा रहा है कि हाँ ऐसे भागे नहीं, इधर उधर नहीं जाए। दिया जा रहा है। राकेश जी,
राघवेंद्र जी एक नया संकेत निकल कर आया है देश की राजनीति में। अब तो नेता कार्यकर्ता को चकमा देते हैं, अब बिहार में पटना में कार्यकर्ता ने कह दिया है कि अब जब नेता चकमा दे सकता है तो कार्यकर्ता क्यों नहीं दे सकता है। बड़ा संकेत है, आपके पास आएंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस की बड़ी खबर एक